बैठ जाइए, बैठिए। उसको बोलो तो ठीक से रहने। बैठो। एक 127 से ना, चलिए 127 से देखेंगे आप लोग। चलिए, ऑनलाइन कमांडोज हाई अलर्ट पर रहेगा। आज कमेंट पर हम बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए सवाल देखेंगे। पहला सवाल आज के सेशन का पहला 127वें नंबर से शुरू कर रहे हैं। कहता है कि पृथ्वी की सभी लंबवत रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर। क्या? और देशांतर की कुल संख्या, कमेंट कीजिएगा ऑनलाइन वाले, कितना डिग्री? तो 360 डिग्री होता है टोटल देशांतर। और याद रखिएगा कि ये पृथ्वी पर लंबवत है। देख लीजिए तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि यहां पर दो रेखाएं हैं। एक यहां पर देखेंगे कि ये जो आप रेखा देख रहे हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध से लेकर दक्षिणी गोलार्ध पर खींची गई काल्पनिक रेखा जो आप देख रहे हैं, ये आपका है देशांतर। क्या है भाई? देशांतर। तो देशांतर रेखा जो होता है वो ध्यान रखिएगा वो कैसा होगा? लंबवत। उत्तर से किधर जाएगा? दक्षिण। उत्तर से। तो पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण गोलार्ध की ओर जोड़ने वाली, ध्यान रखेंगे काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? देशांतर। देशांतर की कुल संख्या 300। लेकिन प्यारे इसी में अगर आपसे पूछ दिया कि 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, तो 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच। क्या कहते हैं? और ये 0 डिग्री देशांतर है। कितना डिग्री? तो बताओ 0 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं? और यहीं से विश्व का समय का निर्धारण होता है। किसका? तो विश्व में जो समय का निर्धारण होता है तो वो ध्यान रखिएगा वो कितने डिग्री के द्वारा होता है? 0 डिग्री, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच। क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच के नाम से जाना जाएगा। और ध्यान रखिएगा यहीं से विश्व का समय का निर्धारण किया जाता है। जबकि कई बार एग्जाम में पूछा है कि ध्यान रखेंगे कि भारतीय मानक समय कितना डिग्री होता है। तो भारतीय मानक समय की अगर बात करेंगे तो भारतीय मानक समय की अगर बात करेंगे तो ये होता है 82.5 डिग्री। कितना डिग्री? ये इलाहाबाद या प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। कहां से? और ये इंग्लैंड के लंदन से। इंग्लैंड के कहां से? इंग्लैंड के लंदन से गुजरेगा। और ये प्रयागराज कहां से? वर्तमान प्रयागराज के नैनी से भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री गुजरेगा। और ध्यान रखेंगे कभी कभी पूछता है कि ये कितने राज्य से एक्सीडेंट? कितने? 5। कितने? तो अगर भारतीय मानक समय पूछेगा गुजरने का मतलब नहीं कर्क रेखा हम गुजार रहे हैं। लड़का यह देख के 8 जो बोल रहा था 2-4 गो, जैसे हम गुजारे बस 8 बोल दिया। कहे कल है हम कर्क रेखा पर 8 गो गुजार दिए थे। तो बात समझ रहे ना? तो कर्क रेखा पर याद रखेंगे 8 राज्य है। जबकि भारतीय मानक समय की अगर बात करेंगे तो कितने राज्य? जो आगे क्लास में भी आपको बताया जाएगा, है ना। तो याद रखेंगे, इससे कई फैक्ट पकड़ा गया। अब ध्यान दीजिएगा। अब देखो भाई नेक्स्ट सवाल देख लीजिए यहां पर। अब ध्यान रखिएगा इसमें स्पष्ट रूप से अक्षांश पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अक्षांश। देखो भाई अक्षांश आपको मिलेगा एससीईआरटी में, देखेगा 179 है ना। और 0 डिग्री को नहीं मान रहा है। कहीं कहीं देखेगा कि 180 भी है। कहीं देखेंगे कि टोटल कितना 181 भी आपको मिलेगा, है ना। अब देखिए 100 अगर 80 है तो ऑटोमेटिक है कि 179 में 0 को ऐड कर रहा है ना। अब कहीं क्या 90 को ऐड कर रहा है।
90 तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे टोटल कितना हो जाएगा 180 और 0 ऐड कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के एग्जाम में कई सवाल पूछे गए हैं और बीपीएससी तो इसी लेकर बदनाम था कि देखा कि बीपीएससी के मेन एग्जाम हो या बीपीएससी टीचर वाले में 10-20 सवाल ही गलत सेट करता था। तो सोचा कि इससे बचें कैसे, तो कहा कि इनमें से सभी सही, इनमें से कोई सही नहीं। मतलब एक से अगर अधिक आंसर आ गया तो उसके लिए भी जिम्मेदार लड़के हैं, बोर्ड नहीं, और आंसर नहीं भी है तो उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है, बोर्ड। इसलिए कर यूपीएससी पूरे भारत के जितने पीसीएस हैं पूरे, है ना, या यूपीएससी कहीं पर इस तरह का ऑप्शन नहीं था, लेकिन बिहार में ऐसा सेट कर दिया क्योंकि जानता था कि कितनों बढ़िया सी केकरा क्वेश्चन सेट करवाता है भाई बीपीएससी, है ना, कि हर एक बार कर 10 क्वेश्चन गलत हो जाता था। तो ये ऐसा ऑप्शन बना दिया कि अब आराम से अध्यक्ष से लेकर बीपीएससी के अधिकारी सोता है, अपन लड़का बूझ, सब सही कर या सब गलत कर, चाहे नहीं गलत कर, है कि नहीं। तो ये आयोग है, बचने के लिए इस तरह के सवाल बताए गए। अब देख प्यारे, अक्षांश की बात करेंगे तो पृथ्वी पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जो आप देखेंगे ये तो देशांतर का कर दिया है, अक्षांश पृथ्वी पर इस तरह से होता है और हमने आपको बता दिए हैं कि ये अगर आप देखेंगे तो ये अक्षांश की है, अक्षांश रेखा है, जिसमें हमने कल आपको कई दिन से हम बता रहे हैं, चूंकि क्लास 6 का है तो लगातार, और मेरा ड्यूटी है अभ्यास करवाना, है ना। कितने बड़ा बल्लेबाज है, वो जब नेट में जाएगा तो उसको 100-150 गेंद उसको प्रैक्टिस कराएगा, वो विराट कोहली रहे चाहे वो ऋषभ पंत रहे, है ना। तो हमारा भी ड्यूटी कोच के नाते क्या है कि हम जो नेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं ये ज्यादा से ज्यादा आपको, क्यों, क्योंकि ज्यादा आप आउट होने की संभावना है। आउट होना मतलब कंफ्यूज होना, गया एग्जाम सेंटर पर भूल गया, तो इसी लेकर ध्यान रखिएगा कि ये अक्षांश है तो ये आपका क्या है, पूर्व है, और ये क्या है, पश्चिम। तो कल भी मैंने बताया था कि पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश। क्या कहते हैं, अक्षांश। और अगर आपसे पूछ दिया था कि 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, मिलान करने के लिए देगा, तो 0 डिग्री अक्षांश को कल मैंने कहा था क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, क्या कहते हैं। और 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन उत्तर होगा कि दक्षिण, उत्तर क्या होगा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहेंगे, कौन सी रेखा, मकर रेखा। कौन सी रेखा, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहेंगे, मकर रेखा। 23.5 डिग्री याद रखिए उत्तरी अक्षांश को क्या कहेंगे, कर्क रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे। और सदैव मैंने कहा था कि अक्षांश का मुख्य कार्य है, याद रखेंगे, मौसम। क्या निर्धारण करेगा, मौसम के अलावे जलवायु, क्या भाई, और जलवायु के अलावे याद रखेंगे तापमान। क्या, तापमान। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे अक्षांश रेखीय किस दिशा में, तो ये भी क्षैतिज होता है, ये भी देखेंगे सीधा नहीं होता, इस आकार में होता है, क्षैतिज आकार में होता है। तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। तो मौसम, जलवायु और तापमान निर्धारण के लिए पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, ये ना तो दिखाई देता, ना तो इसे स्पर्श कर सकते हैं, ना तो इसको टच कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से समय निर्धारण के लिए सेकंड है, मिनट है, घंटा आपका है, रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, संडे, मंडे सब है ना। क्या आप कभी संडे को पकड़ के देखे हैं, क्या आप देखें कि संडे आज जा रहा है, देखो निकल रहा है। तो जब उसको ना आप पकड़ सकते हैं ना आप देख सकते हैं, लेकिन एक काल्पनिक नाम है समय का कि आज संडे बीत रहा है, आज जनवरी खत्म हो गया, आज फरवरी आ गया। तो फरवरी आ गया तो क्या फरवरी को आपने आते हुए देखा है, नहीं, वो काल्पनिक है। उसी प्रकार से मौसम, जलवायु और तापमान, जैसे मौसम की अगर बात करेंगे तो मौसम को आप देख रहे हैं कि ठंडा जा रहा है, देखो कैसे जा रहा है। ठंडा को आप क्या है, महसूस करते हैं, आप उसको देखते उगते नहीं है। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे पृथ्वी पर मौसम, जलवायु, तापमान निर्धारण के लिए याद रखेंगे अक्षांश, और समय निर्धारण के लिए क्या, देशांतर। देशांतर उत्तर से किधर जाएगा, उत्तर से
तो ऊपर से नीचे उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध पर खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतर होता है। देशांतर 360 है। जबकि अक्षांश की अगर बात करेंगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश है। क्या है? अक्षांश। क्या है? अक्षांश। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। आज देखो ठीक काम करे। ये तो इतना बड़ा एकदम पूरा लगता है कि आ रहा है, एकदम जो है फिल्म वाला बोर्ड डेकोरेट किया है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब तो आप लोग सभी बताएंगे। देखो भाई ऑनलाइन वाले ध्यान दीजिएगा। आप लोग कहता है कि 129 नंबर का सवाल कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान क्या कहते हैं? यही देखिए आपका है प्रधान मध्याह्न रेखा। ध्यान रखिएगा ये आपका 0 डिग्री है, जिसको अभी मैंने कहा था ग्रीनविच। क्या कहा था? तो प्रधान मध्याह्न रेखा को एक अन्य नाम से जानते हैं। किस नाम से? ग्रीनविच के नाम से। किसके नाम से? और ग्रीनविच को कितने डिग्री कह सकते हैं? 0 डिग्री। और ग्रीनविच क्या है भाई? देशांतर। क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर किस नाम से? ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। और यही से विश्व का समय का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण? विश्व का। किसका निर्धारण? विश्व का निर्धारण होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। यह सवाल भी इसी रिलेटेड से है। ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है? कहता है भाई कि अक्षांश रेखाओं की विशेषता क्या है? ध्रुवों पर यह क्या हो जाएगी? छोटा। अब ध्यान रखिएगा। आप ही लोग बताइए, आप लोग बताइए कि कहता कि अक्षांश रेखा की विशेषता की ध्रुव पर वो क्या हो जाएगा? छोटा। और ये बीच में क्या हो जाएगा? बड़ा। और सबसे याद रखिए, सबसे अगर पूछ देगा कि सबसे लंबा अक्षांश, देखिए फंसाएगा आपको कैसे। पूछेगा कि सबसे लंबा अक्षांश बताइए कि 0 डिग्री होगा कि 23.5 डिग्री होगा कि 90 डिग्री होगा कि 66.5? कितना होगा ना? अब देखिए 0 डिग्री अक्षांश ये आपका देख लीजिए। 0 डिग्री अक्षांश ये आपका है। और 0 डिग्री अक्षांश देखिए कितना लंबा है। और 0 डिग्री अक्षांश को देखिए इक्वेटर कहते हैं। इसी को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कितना डिग्री है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। और ये सबसे लंबा अक्षांश है। लेकिन जब हम पोल की ओर जाएंगे तो देखिए पोल पर देखिए कितना छोटा हो गया है। तो अगर याद रखेंगे कि यहां पर 90 डिग्री अक्षांश की बात करेंगे, सबसे छोटा होगा। फिर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, चूंकि 0 डिग्री से इधर हाफ 90 डिग्री हो जाएगा। और 0 डिग्री से इधर हाफ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। टोटल 90 डिग्री और कितना? 90 डिग्री। और ये विषुवत रेखा कितना डिग्री है? 0 डिग्री। अब बताइए कर्क रेखा अगर है तो कर्क रेखा है। फिर अगर ऊपर 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा देखेंगे, ये मकर रेखा है। और ये अंटार्कटिका रेखा है। तो जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो याद रखेंगे ये रेखा क्या हो जाएगी? छोटी। क्या हो जाएगी? छोटी। तो दोनों पोल पर जब हम जाएंगे, जैसे ये नॉर्थ पोल है उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिण गोलार्ध है, तो ये दक्षिण की ओर भी जाएंगे और उत्तर की ओर भी जाएंगे। तो जैसे जैसे हम दोनों गोलार्ध की ओर बढ़ेंगे, अक्षांश का आकार या लंबाई क्या होगा? छोटा। क्या होगा? तो बताइए सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा? भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा या। और ये 0 डिग्री याद रखेंगे अक्षांश। और यही से हमने कई बार कहा है कि यही से मौसम, जलवायु और तापमान का निर्धारण होता है। सदैव ध्यान रखिएगा कि विषुवत रेखा पर 12 महीना का मौसम गर्म होगा। कैसा होगा? गर्म। जबकि याद रखिए कर्क रेखा पर मैंने कई बार बताया कि कर्क रेखा पर 4 महीना ठंडा, 4 महीना गर्मी, 4 महीना बरसात। मकर पर भी 4 महीना ठंडा, 4 महीना गर्मी, 4 महीना बरसात। लेकिन अगर आप 90 डिग्री के ऊपर जाएंगे, मतलब आप 66.5 से 90 पर जाएंगे, तो ये याद रखिए 12 महीना यहां क्या होगा? ठंडा। और यहां भी 12 महीना क्या होगा? ठंडा। इस लेकर दोनों पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को हम फ्रीजर जोन या शीत कटिबंध, फ्रीजर जोन या शीत कटिबंध, फ्रीजर जोन या शीत कटिबंध। तो फ्रीजर जोन या शीत कटिबंध याद रखेंगे वर्ष भर ठंडा पड़ेगा। जबकि एक याद रखेंगे आपका टेम्परेट जोन होता है जिसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, जिससे 4 महीने ठंडा, 4 महीना गर्मी और 4 महीना बरसात होगा। जबकि एक ट्रॉपिकल रीजन होता है जिसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा
रेखा, ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, क्योंकि इस एरिया में, इस क्षेत्र में सूर्य सदैव, याद रखेंगे, एक जैसा चमकेगा, इसलिए वर्ष भर याद रखेंगे गर्मी और बरसात का मौसम होगा। ट्रॉपिकल रीजन या उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल रीजन या उष्ण कटिबंध। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? लक्ष्मण, थोड़ा सा ऐसा करो कि यहां पर लगा ही दो, जैसे मैंने कल किया था। हाँ चलिए विजय विश्वकर्मा थोड़ा सा ही फंस गया है, इसलिए कर इसको आप जो है ना कॉर्नर में रख दीजिए, हम यहीं से आओ ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे आओ ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, यही बोला ना, नहीं आ रहा है भाई, तब ना तुमको हम बुलाए हैं, नहीं तो हम तो कर ही देते। वो पूरा वहां पर लगा दो ना, हो जाएगा। हाँ इसी रेशियो में रहने दीजिए, हाँ यही रेशियो में रहने दीजिए। 130 है ना जी? कहाँ पे? नहीं दिखाई दे रहा था, हम यूट्यूब वाले से पूछ लेंगे, कहा फंस जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाए, फिर आएगा, आप यही रहिए। हाँ ठीक, ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखेंगे 130 नंबर में, ये तो सवाल बताए ही गए हैं, है ना। दूसरा देखेंगे, चलो भाई दूसरा सवाल देखिए, ये फुल पर्दा वाला है ना। अब चलो प्यारे ध्यान देना है, लीजिए आइए समझिए, पूरा समझाएंगे, सवाल यहीं से बनेगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन सी रेखा? देख भाई यहां पर समय देखो, इस सूर्य स्थिर है, पृथ्वी देखो घूम रहा है, देखो अभी रोके हुए हैं, देखो घूम रहा है, यहीं पर समय का निर्धारण, समय निर्धारण के लिए देशांतर एकदम 1 मिनट में समझेगा। लड़की ध्यान दो, लिखना नहीं है, रोज नया 2 4 गो 5 गो कनस कनवाइए जाता है, हर जानता नहीं है, सीधे लिखता है। नहीं लिखो, हम दुश्मन थोड़े हैं, हम जानते हैं ना कि लिखना, देखो भाई मास्टरों को नहीं पता है, वो लिखनमा जो लिखवा रहा है ना मास्टर, वो पगला है। जैसे जब वनडे एग्जाम है, कंपटीशन है, तो याद कर लीजिएगा, सीधा हो जाएगा। जब आप अक्षांश के बारे में जान गए तो आप घर पर भी जाके लिख सकते हैं, है ना। यहां लिखिए, लेकिन समझ के लिख लीजिए। तो लिख रहा है, वही हाल हो जाएगा। साख पर नियंत्रण लिखाए थे सर, पास पर नियंत्रण लिख दिया है। ध्यान दो, घर में उसको पते नहीं चला की लिखवाया। देख भाई ध्यान दो, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, गौर कीजिएगा, 0 डिग्री ग्रीनविच से समय का निर्धारण होगा, और ये है, ये लीजिए 180 डिग्री है। कितना डिग्री है? 180 डिग्री। यहां 180 डिग्री पूछ रहा, ये कितना है? 180। अब बताओ 180 डिग्री टोटल कितना हो गया? तो टोटल देशांतर कितना है? 300। हमने कहा था कि 0 डिग्री देशांतर से प्यारे, जिसको ग्रीनविच कहते हैं, यही से विश्व का समय निर्धारण होगा। और ये 0 डिग्री ग्रीनविच इंग्लैंड के लंदन से गुजरता है। और स्पष्ट रूप से मैंने कई बार बताया था कि यही देशांतर, यही पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री देशांतर घूमकर दिन और रात करता है। मतलब संडे और मंडे में तब्दील अगर होगा तो यह पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होगा, क्योंकि पृथ्वी, ध्यान रखेंगे, जैसे हम पृथ्वी हैं, हम पूरे 360 डिग्री पर घूम जाएंगे, तो स्पष्ट रूप से इस तरीके से याद रखेंगे, एक दिन हो जाएगा। तो यहां पर पृथ्वी 360 डिग्री जब घूम जाएगा, तो ये इंटरनेशनल डेटलाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? 180 डिग्री। कितने डिग्री? क्योंकि मैंने कई बार बताया था कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। कितना मिनट? तो तुम ही लोग बताओ कि 15 डिग्री बराबर कितना? 60 मिनट। 60 मिनट होगा ना।
तो 60 मिनट जब होगा तो ध्यान रखेंगे कि 12 घंटे की अगर बात करेंगे तो 12 घंटे में घूमने में पृथ्वी को लग जाएगा, ध्यान रखेंगे कितना, 15 गुने 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो 12 डिग्री अगर बात करेंगे तो स्पष्ट रूप से 12 घंटा में पृथ्वी कितना घूमेगा 180 डिग्री, और फिर 12 घंटा में कितना 180, तो टोटल कितना हो गया 24, मतलब एक दिन में 360 घूम जाएगा। तो बताइए कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, कितना मिनट। तो 12 बजे रात के बाद देखिएगा कि 12 से जैसे 12:01 हुआ रात में, तो वो तिथि क्या होता है, चेंज हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो 12 बजे हर एक बार आप देखिएगा कि हर एक बार रात्रि में 12:01 जैसी हुआ, और अगर उस दिन संडे था तो 12:01 उस रात्रि में हो जाएगा क्या, मंडे, क्या हो जाएगा। तो स्पष्ट रूप से ये 180 डिग्री याद रखेंगे, चूंकि 12 घंटा ले रहा है, इस लेकर ध्यान रखेंगे ये 180 डिग्री को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, क्योंकि यहां पर जैसे ही सूर्य पहुंचेगा तो ध्यान रखेंगे वो तिथि क्या होगा, बदल जाएगा। इस लेकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करेंगे, या इंटरनेशनल डेटलाइन अगर आपसे पूछेगा कि इंटरनेशनल डेटलाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि का निर्धारण या दिन का निर्धारण, सीधा पूछ देगा कि दिन का निर्धारण, तिथि का निर्धारण कितना डिग्री से होता है, तो बोलिएगा 180 डिग्री से। कितना डिग्री से है, जबकि विश्व में समय का निर्धारण कितना डिग्री से है, तो विश्व में दुनिया का जो समय का निर्धारण होता है कितना डिग्री से। अब दिन का निर्धारण, और याद रखेंगे अगर समय का निर्धारण पूछेगा तो 0 डिग्री। 0 डिग्री को क्या कहते हैं, ग्रीनविच। 0 डिग्री को ग्रीनविच, 0 डिग्री को, और ये इंग्लैंड के कहां से, लंदन से, इंग्लैंड के, जबकि 180 डिग्री इंटरनेशनल डेटलाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो 12 घंटा इधर 12 घंटा इधर, दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 24 घंटा। कितना, एक दिन में कितने घंटे 24, और 1 डिग्री बराबर कितना मिनट 4, अब 15 डिग्री बराबर 60, अब 15 गुने 12 करेंगे तो 100, अब 15 गुने अगर कर देंगे 24 तो कितना हो जाएगा 300, कंफर्म ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखो भाई क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, सवाल बढ़िया है, यहां पर देखिए। कहता है प्यारे कि कर्क रेखा, ध्यान दीजिएगा, कर्क एवं मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में तापमान कैसा रहेगा, कैसा, मध्यम का मतलब मिला जुला के, है ना तो ज्यादा ना तो, जैसे कर्क और मकर पर ध्यान दीजिएगा, कर्क और मकर पर टेम्परेचर बहुत बढ़िया जाता है, नहीं तो बहुत, जैसे कर्क रेखा पर जब सूर्य आएगा तो पूरे उत्तर भारत में हीट वेव चलेगा, लू चलेगा कि नहीं चलेगा, एकदम पूरे स्थिति खराब होगा, टेम्परेचर 45 से 50 चला जाता है कि नहीं जाता है, जाता है ना। सूर्य कहां होगा, कर्क रेखा पर, और वही सूर्य जब मकर पर जाता है तो कर्क रेखा पर जो, अगर आप हमारा देश बीचों बीच से गुजर रहा है तो देखिएगा कि कर्क रेखा के उत्तर में क्या होता है, पूरा एकदम शीतलहर चलता है कि नहीं चलता है। अभी तो इस बार नहीं चला इसलिए क्योंकि मौसम के खराब के लिए याद रखें हम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि इतना फैक्ट्री कल कारखाना है कि क्या शीतलहर चलेगा, इतना कार्बन डाइऑक्साइड ही है कि स्पष्ट रूप से याद रखेंगे मौसम पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा है। तो बताइए आपकी शीतलहर चलता है जब सूर्य कहां होगा, मकर रेखा पर, और जब लू चलेगा कहां पे, कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा देख प्यारे, कर्क रेखा रेड कलर लेते हैं, ब्लू पृथ्वी है ये है, तो ये कर्क रेखा देखो इधर है, ये विषुवत रेखा है, और ये कौन रेखा है, मकर, है कि नहीं है, एकदम दिए हैं। अब देखो विषुवत रेखा की बात करता है तो कहता है कि कर्क और मकर के बीच वाले क्षेत्र, कर्क और मकर, तो ये कर्क रेखा हो गया ये वाला, और ये हो गया मकर रेखा, बीच वाला एरिया याद रखेंगे ये भूमध्य रेखा है। इसको हम क्या कहेंगे, इस क्षेत्र को किस नाम से हम जानते थे, उष्ण कटिबंध, बहुत अच्छा, उष्ण कटिबंध इसको कहते हैं, उष्ण कटिबंध क्षेत्र इसको कहते हैं। यहां जो तापमान रहेगा ना, क्योंकि सूर्य कभी इधर चल जाएगा कभी इधर चल जाएगा,
ये आते जाते रहता है, इस लेकर इस एरिया में गर्मी तो पड़ेगा लेकिन टेम्परेचर एक नियत टाइप का रहेगा, मतलब 25 30 25 30 35 25 30 35 ये हर समय रहेगा। लेकिन सूर्य जब कर्क रेखा पर आ जाएगा तो कर्क रेखा पर जब जून में आएगा तो एक के बाद टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर चल जाएगा और ये मकर रेखा का टेम्परेचर घट जाएगा क्योंकि रोशनी तिरछा गया। और जब सूर्य जनवरी में जब याद रखिए कहां पर रहेगा, मकर रेखा पर रहेगा, तो मकर रेखा पर जब रहेगा यहां पर तो यहां का टेम्परेचर 45 डिग्री। जैसे भी समझिए आप, अभी ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर जो है 15 दिन पहले जनवरी में जब हमारे यहां ठंडा पड़ रहा था मकर संक्रांति में, तो ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर था 45 डिग्री मेलबर्न का, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है। और जनवरी में हमारे यहां का टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री। कश्मीर में तो माइनस था ना, -0 डिग्री था। तो बताइए कि जनवरी में सूर्य कहां था, मकर पर, कहां पर, तो सामने जब आएगा तो यहां का टेम्परेचर ज्यादा था ना। लेकिन याद रखेंगे हमारे यहां का टेम्परेचर क्या था, कम। अब जनवरी के बाद सूर्य निकल चुका है, मकर संक्रांति हम इसीलिए मनाए हैं, मकर संक्रांति में निकल चुका है, अब सूर्य आ रहा है, इसीलिए तो दिन गर्मा रहा है। अब ध्यान रखिएगा, ये जनवरी में सूर्य निकल चुका है, फरवरी में देखो, अब फरवरी है ना, ये 10 फरवरी को बीचों बीच यहां आ जाएगा। अब मार्च में ही आ जाएगा कहां पर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या कौन, सूर्य। और मार्च के बाद अप्रैल, और अप्रैल के बाद मई, और मई के बाद जून। जून में सूर्य कहां पहुंचेगा। तो बताओ कि एक सवाल इसमें और भी हम बताए थे कि विषुवत रेखा पर सूर्य 2 बार आता है। एक बार मार्च में आ गया, जनवरी से निकला, जनवरी में कहां से निकला, मकर पर से, तब मकर संक्रांति मनाते हैं। अब मकर से निकला तो जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद कहां, मार्च। तो एक बार सूर्य विषुवत रेखा पर कब पहुंचेगा, अब मार्च के बाद फिर चला अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, अब मई के बाद जून। जून को सूर्य कहां होगा, किस रेखा पर, कर्क रेखा पर। अब जून में एकदम उमस गर्मी जब पड़ेगा, पूरे उत्तर भारत में भीषण तबाही मचेगा, सूर्य को भी तकलीफ होगा कि अब बहुत हो गया, अब फिर सूर्य लौटेगा। जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर। तो बताओ कि विषुवत रेखा पर सूर्य कितना बार आया, कितना बार। ऑनलाइन वाला सारा कमांडोज कमेंट करेगा कि सूर्य देवता, ध्यान रखिएगा कि भूमध्य रेखा पर, किस रेखा पर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर कितने बार आते हैं, 2 बार। कितना बार, एक प्यारे मार्च में, कब, और एक कब आता है, सितंबर में। क्लियर ना। तो सूर्य 2 बार आएगा, मार्च और सितंबर, मार्च और सितंबर, कन्फर्म ना। तो याद रखिएगा कि विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री कर्क रेखा और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री मकर रेखा का तापमान मिला जुला के औसतन ठीक रहता है, जबकि कर्क रेखा पर जून में हैवी टेम्परेचर जाएगा और ऑस्ट्रेलिया अर्थात मकर रेखा पर जनवरी में टेम्परेचर क्या जाएगा, उच्च जाएगा। क्लियर ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। धीरे धीरे सब ठीक जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि खास करके लड़का में तो कुछ कंपटीशन ठीक ठाक भी है, लड़की लोग तो साफे लगता होगा कि ठीक है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा, है ना। आप लोग एकदम टेंशन नहीं लेना है। चलो भाई ध्यान दो, कहता है कि कर्क और मकर रेखा किसके बीच होती है। अब देखो ये फिर सवाल वही आ गया, कर्क और मकर रेखा किसके बीच होती है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर नहीं होता है। देख प्यारे, यहां देख कि कर्क वृत्त है ना, ये कर्क वृत्त अर्थात कर्क रेखा कितना डिग्री बताओ, 23.5 डिग्री। ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा कितना डिग्री, 0 डिग्री। कितना डिग्री, ये मकर रेखा है, मकर रेखा कितना डिग्री, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा कितना डिग्री, और कर्क रेखा भी कितना डिग्री, 23.5 डिग्री है। तो बताओ, और याद रखिए मकर रेखा के बीच याद रखिए विषुवत रेखा है, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और ये दोनों के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, उष्णकटिबंध। क्या कहेंगे, उष्णकटिबंध। क्या कहेंगे, तो बताओ फिर से एक बार कि उष्णकटिबंध कितना से कितना डिग्री, 0 से 23.5, 0 से, तो 0 डिग्री विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री कौन सी रेखा, कौन सी रेखा,
0 डिग्री से 23.5 डिग्री कैसा कटिबंध? ठंडा पड़ेगा, केवल गर्मी और क्या होगा? वर्षा। गर्मी और क्योंकि ध्यान रखिएगा कि सूर्य जो है इस एरिया में सीधा क्या पड़ता है? लंबवत पड़ता है, इसलिए लेकर ये एरिया ट्रॉपिकल रीजन या उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे 0 से 23.5 डिग्री और 0 से 23.5 डिग्री दोनों गोलार्ध। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। चलो ऑनलाइन वाला कमांडो बताएगा, क्योंकि आज हम आपके संपर्क में हैं, क्योंकि आज आपके कमेंट पर भी हम नियंत्रण कर रहे हैं। समझ में आ रहा है तब यस कमेंट करेगा, नहीं समझ में आ रहा है नो कमेंट करेंगे, समझ क्यों नहीं आ रहा है ये भी कमेंट करेंगे, तब ना हम दवाई चलाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि समझ क्यों नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी हम अलग व्यवस्था में हैं। तो एक बार सारे कमांडोज कमेंट करेंगे, है ना। अब देखिए लगातार हम कमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। चलिए लगभग का 99% का 1% तो धानों में खंखड़ी होता है ना। तब लगभग सबका यस कमेंट है कि समझ में आ रहा है। तो एक दो को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो और कोशिश हम जारी रखेंगे कि आखिर में इन दोनों को भी समझ में क्यों नहीं आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए एक सवाल कहता है शीत कटिबंध में पूरे साल कैसा तापमान रहेगा? हुमच के ठंडा पड़ते रहेगा, है ना। इस लेकर देखेगा जो ठंडा प्रदेश है वहां का लोग एकदम पूरा गोरा होता है ना। जैसे देखिएगा कि पूरे यूरोप अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, पूरे यूरोप अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और रूस के लोग पूरा गोरा होता है ना, क्योंकि याद रखेंगे वहां भीषण ठंडा हर समय पड़ते रहता है। साइबेरिया में तो अभी भी उतना ठंडा है जितना याद रखेंगे हमारे ठंडा में ठंडा नहीं पड़ता है। और शीत ऋतु में तो माइनस से भी याद रखिए 30 डिग्री अंदर चला जाता है। तो स्वीडन हो, फिनलैंड हो, नॉर्वे हो, मतलब यह स्पष्ट रूप से मान लीजिए कि यूरोप, उत्तरी अमेरिका, रशिया की बात करेंगे, ये पूरे के पूरे आपके शीतोष्ण और शीत प्रदेश में है, इसलिए कर वहां के लोग गोरे होते हैं। और जबकि याद रखेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन और जलवायु के हिसाब से ही याद रखेंगे कि व्यक्ति के रंग, रूप, स्वरूप, स्ट्रक्चर में बदला हुआ। इसीलिए कर विश्व रेखा पर ट्रॉपिकल रीजन में जितने दुनिया के देश हैं, खास करके अफ्रीका के लगभग 30 देश, अफ्रीका के 30 से ज्यादा देश ट्रॉपिकल रीजन में है, इसलिए कर वहां के लोग आपको ज्यादा काले मिलते हैं। जबकि याद रखिएगा कि अगर भारत की बात करेंगे तो जैसा स्वरूप केरल के लोगों का है वैसा बिहार के लोगों का नहीं है, और जैसा केरल और बिहार के लोगों का है उससे बढ़िया कश्मीर के लोगों का है, क्योंकि कश्मीर के लोग ज्यादा ठंडे क्षेत्र में रहते हैं। बिहार वाला पूरा ठंडों में रह रहा है, गर्मियों में रह रहा है और बरसातों में रहता है कि नहीं। ठंडा में देखिएगा कि आएगा उसको ठंडा क्रीम पॉन्ड्स आपके गालों को सुरक्षित रखे, बिकोटर्मरी, है ना। और गर्मी में लड़का जो है फेयर लवली निकाल के लगाता है, वो आता फेयर हैंडसम आता है ना। तो ये याद रखेंगे इस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन का मुख्य कारण जिम्मेदार है अक्षांश। कौन जिम्मेदार है? इसी तरह से लोगों का याद रखेंगे कि लोगों के रूप स्वरूप में अंतर जो आपको देखने के लिए मिलता है, और प्राकृतिक विविधता में वनस्पति के अलावे एनिमल का भी ध्यान रखेंगे। जो रूप स्वरूप है वो अक्षांशीय विस्तार के कारण होगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जो जीव जिस क्षेत्र में है वही क्षेत्र में वो एडेप्ट करेगा। बाकी अगर दूसरे रीजन में आएगा तो वो क्या होगा? वो विलुप्त हो जाएगा या नष्ट होगा। अब बताओ प्यारे तुम ही लोग, अभी बताए थे कि देखो एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, इस शीत कटिबंध है। इस 66.5 देखो यहां लिखा हुआ है, फिर बड़ा कर देते हैं। 66.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव कितना? 90 डिग्री। अब देखिए 66.5 से, यहां देख 66.5 से, ये 66.5 से कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये कैसा कटिबंध है? शीत कटिबंध। कैसा कटिबंध? शीत। अब इसको तो आराम से आप समझा सकते हैं कि सूर्य यहां से देखो, सूर्य का किरणें देखो यहां से एकदम सीधा आ रहा है। अब सूर्य का किरणें देखो यहां से, देखो यहां जाएगा,
ये देखो कितना तिरछा जा रहा है, इधर से भी देखो कितना तिरछा जा रहा है। तो बताओ तिरछा जाएगा तो इसका मतलब रोशनी कम पड़ेगा, और रोशनी जब कम पड़ेगा तो ऑटोमेटिक है हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन। क्या है भाई? अरे हमारे पृथ्वी में सबसे ज्यादा पृथ्वी के वायुमंडल में कौन गैस है? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 78। 78 है ना। ये बिल्कुल ठंडा होता है। ये क्या होता है? ठंडा। कौन गैस? नाइट्रोजन। कौन? नाइट्रोजन। तो ये स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि जहां प्रकाश नहीं पड़ेगा, प्रकाश नहीं पड़ेगा तो तापमान क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तापमान क्या हो जाएगा? कम जाएगा। और इसका मुख्य कारण तो नाइट्रोजन भी है, लेकिन प्रकाश के लिए याद रखेंगे ये अक्षांश भी जिम्मेदार है, क्योंकि ये दोनों पॉल पर सूर्य का प्रकाश तिरछा पहुंचेगा, और जिसके कारण सूर्य का टेम्परेचर या तापमान कम पहुंचने के कारण ये बिल्कुल ठंडा प्रदेश हो जाता है, जिसको हम आर्कटिक क्षेत्र या अंटार्कटिका, आर्कटिक या क्या कहते हैं? अंटार्कटिका। तो बताओ दोनों गोलार्ध पर आर्कटिक और अंटार्कटिका में क्या पड़ेगा? क्या पड़ेगा? दोनों पोल पर ठंडा की गर्मी? क्या? जबकि विषुवत रेखा पर क्या पड़ेगा? विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पर सालों भर गर्मी। और कर्क मकर पर 4 महीना ठंडा, 4 महीना गर्मी और 4 महीना। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। लक्ष्मण देखो पुनः 3 के बाद फिर इसको दिक्कत पहुंचा। चलिए ऑनलाइन वाले भी ध्यान देंगे, लगातार बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर एक बार आराम से चलिए, एकदम पूरा आराम से, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो कमांडो नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। हो गया तो नहीं बढ़ेंगे? पागल पूछता है। ध्यान दीजिए, सवाल हम पुनः लेकर, उत्तरी गोलार्ध में कौन से ध्रुव आते हैं बताइए। देखो प्यारे, कौन ध्रुव? देखो इधर उत्तर है तो उत्तरी ध्रुव, और इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। तो इसको बोलते हैं आर्कटिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कन्फर्म। तो ये है आर्कटिक। क्या है? आर्कटिक है ना। और ये क्या है? अंटार्कटिका। क्या है भाई? तो ये अंटार्कटिका है, और ये ध्यान रखेंगे आर्कटिक है। क्या है? तो बताओ प्यारे कि ये आर्कटिक है और ये अंटार्कटिका है, तो स्पष्ट रूप से अगर आपसे पूछेगा कि ये उत्तरी गोलार्ध पर और दक्षिणी गोलार्ध पर, मैंने बताया था कि 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं। 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात। तो अब मैंने आपको बताया था कि 6 महीने के, मान लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध आर्कटिक में क्षेत्र में, उत्तरी गोलार्ध पर देखिए यहां उत्तरी गोलार्ध लिखा हुआ, यहां पर 6 महीने का मान लीजिए रात हो जाएगा। तो 6 महीने का रात कब होगा? तो 6 महीने का रात देखिएगा कब होगा। देखिए ये अभी मैंने बताया था कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। ये कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा? मकर रेखा। तो अब बताइए कि 6 महीने के अगर मान लीजिए रात करना है किसको? आर्कटिक। क्लियर ना? तो ये ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा कि 6 महीने के ये रात यहां हो जाएंगे कहां पे? आर्कटिक में। कहां पे? आर्कटिक। कब होगा? इसको नॉर्मल समझिए कि जब सूर्य कहां होगा? जब सूर्य कहां होगा? मकर पर होगा। अब मकर पर जब होगा तो मकर पर मैंने कहा था कि सूर्य कब रहेगा? जनवरी में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो जनवरी में जब मकर पर रहेगा तो प्यारे बताओ कि ये रोशनी तो एकदम तिरछा पहुंचेगा यहां से। तो यहां 6 महीने के क्या हो जाएंगे? रात। कहां पे? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध आर्कटिक क्षेत्र, रूस, साइबेरिया, स्वीडन, फिनलैंड, इसके अलावा ग्रीनलैंड, कनाडा, ये पूरे एरिया का ऊपरी एरिया आर्कटिक में 6 महीने के रात होंगे। कब? जनवरी में। क्योंकि जनवरी में सूर्य किस रेखा पर है? मकर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध पर। चूंकि समझो कि मकर रेखा और ये अंटार्कटिका है, तो मकर रेखा पर जब जनवरी में है तो यहां से देखो दक्षिणी गोलार्ध बिल्कुल नजदीक है, ये पूरा लंबा है, ये पूरा नजदीक है। इस लेकर जनवरी में दक्षिणी गोलार्ध पर 6 महीने का क्या हो जाएगा? दिन। 6 महीने का क्या होगा?
ये सब पागल अभी है। ए लक्ष्मण मोबाइल को उधरे रखो, उधरे रखो। देखो कोई है तो उठा के बोलो कि जो है ना। हाँ अब ध्यान रखिएगा। तो 6 महीने का दिन होगा कब? जनवरी में। कहां पर? अंटार्कटिका में, है ना। और 6 महीने के रात कहां होंगे? आर्कटिक। अब प्यारे बताओ कि यही सूर्य आ गया मकर रेखा पर, कर्क पर। कब आ गया? कर्क पर, जून में। तो जून में जब आ गया तो बताओ यहां से शॉर्ट पड़ेगा। तो जून में यहां 6 महीने के क्या हो जाएंगे? दिन। और यहां पर क्या हो जाएंगे? रात। क्लियर ना। तो बताओ कि पृथ्वी पर 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात के लिए ध्यान रखिएगा कि सूर्य का कर्क और मकर पर जाना। तो जो सूर्य जब मकर पर रहेगा जनवरी में, तो उत्तरी गोलार्ध पर क्या होगा? रात। क्या होगा? और दक्षिणी गोलार्ध पर दिन। क्या होगा? और जब सूर्य कर्क रेखा पर आ जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध पर 6 महीने का दिन और दक्षिणी गोलार्ध पर। क्लियर ना। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि यहां पर उत्तरी गोलार्ध में कहता है कौन सा ध्रुव क्षेत्र आता है? तो ये उत्तरी ध्रुव। कौन ध्रुव भाई? उत्तरी ध्रुव। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या फिर ही लफुआ लगता है, मना के आ गया पूजा। जैसे वो ठीक है, हम उसके बात को रखेंगे, लेकिन पहले ये भी स्पष्ट कर दे कि केकरा जल्दीबाजी है। ये खाली हमको हाथ खड़ा करके बता दो, है ना। बस हम ये चाहते हैं कि तू हाथ खड़ा कर दो भाई। उसके बाद जे भी फी दिया है ना, ओकर 2 गुना करके देंगे, पूरा बेइज्जत करके भेगाएंगे। बात समझ गया ना। हम पढ़ा रहे तो तू क्या बुझ रहा है, इसलिए कर ध्यान रखना, स्थिर से पढ़िए। हाँ आपके हिसाब से गाड़ी नहीं चलेगा, बगल में वो बैठल रहेगा, ड्राइवर को बड़ा बाराती जा रहा है, बाराती जाता है, देखता है 5 गोरा पर लफुआ जो ड्राइवर बढ़ाओ, है ना। बात समझ गया ना। वही सब लफंग एक्सीडेंट करवा देगा, ब्याह खत्म हो जाएगा। लड़का के गाड़ी पर 5 गो लफंगा बैठ जाता है, उसका दोस्त, और वो बोला मैं स्पीड से चलाओ। लड़की की शादी से पहले विधवा करवाने के चक्कर में तुम लगा है। अभी लड़का को हमको बहुत कुछ करवाना है, लफंगा बोल रहा स्पीड करो। डॉक्टर हम है ना, इंजेक्शन हम अपने हिसाब से देंगे, तुम्हारे हिसाब से दे दें, रिएक्शन कर जाएगा। चलो ऑनलाइन वाला ध्यान देना, ऑफलाइन में कुछ 2-4 गो है लफंगा, उसको भी लेके चलना पड़ेगा। चलिए शीत कटिबंध में दिन और रात कितने के प्यारे? अवहित बताए थे, एकदम समझाए थे। शीत कटिबंध आर्कटिक और अंटार्कटिका, आर्कटिक और अंटार्कटिका में 6 महीने के क्या दिन होगा ना। मतलब 6 महीने का याद रखिए, एकदम दिन का दिने रह जाता है, रात के रातें रह जाता है। मतलब वहां ना याद रखिए दिन चेंज होता है, ना रात की है ना इंजोरिया होता है, ना अंधरिया होता है। एकदम अगर रहा तो 6 महीना डायरेक्ट एकदम सूर्य दिखाई दे रहा है, और इधर भी 6 महीना अंधरिया रहता है, 6 महीना इंजोरिया रहता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कितने महीने का? 6 महीने, जो अभी हम आपको बता भी दिए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। लक्ष्मण देख लो थोड़ा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 30 तक तो पढ़ाएंगे, चूंकि हमको भी 1 घंटा टाइम चाहिए। पूरा स्लाइड यहीं पर लगा दो, तब 10-20 सवाल जो है ना, स्लाइड यहीं पर रखिए। दे रहा है क्योंकि फ्राइडे तक इसको हमको क्लियर करके फिर तो है ना, फिर 6 क्लास का पॉलिटी भी लगेगा। बात समझ रहे हैं ना। हाँ
वो तो आपके हिसाब से थोड़ा सा समझिए। उसके बाद क्योंकि क्लास 6 भी पढ़ाना है, 7 भी पढ़ाना है, 8, 9, 10 सबका जिम्मेदारी लिया गया तो निर्वाह किया जाएगा ना। उस स्लाइड कल से इसको तो हम बोले तो ये बात ही नहीं माना। स्लाइड रहेगा तो सवाल ज्यादा समझाने में टाइम नहीं लगता है। मेन है क्या, इसमें पीपीटी इतना करवा दिया गया है ना, इसलिए कर थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ अब करवाएंगे, थोड़ा सा आज हम बात करेंगे। ये प्रॉब्लम चल रहा है तो इसका कि बस यही रहने दीजिए। हाँ स्लाइड रहने दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ ठीक है, बस इतना भी दिखाई देगा लड़के को। इस स्लाइड के चलते दिक्कत होता है। कितने नंबर से? 137 से ना। चलिए हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 137 देख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा 137 देखो, स्लाइड ठीक है तो दिक्कत नहीं है, सवाल तो उसी पैटर्न का है। कहता है कि समशीतोष्ण कटिबंध कहां पाया जाता है? समशीतोष्ण कहता है विषुवत रेखा पर। किस रेखा पर? तो टेम्परेचर याद रखेंगे सामान्य बराबर रहेगा, बराबर रहेगा तो ये ध्यान रखेंगे। कहता है कि समशीतोष्ण कटिबंध कहां पाया जाता है? तो विषुवत रेखा पर, जहां तापमान क्या रहेगा? सदैव बराबर रहेगा। तापमान सदैव क्या रहेगा? ना तो ज्यादा याद रखेंगे ठंडा और ना तो ज्यादा, तो ये बीच वाला एरिया याद रखेंगे। ये आपका विषुवत रेखा पर जो अभी मैंने आपको बताया था, ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका इस एरिया में सदैव टेम्परेचर क्या रहेगा? एक समान रहेगा, मतलब बराबर रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये ध्यान रखेंगे। कैसे क्षेत्र कहलाएंगे? समशीतोष्ण। क्या कहलाएंगे? जबकि 23.5 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो शीतोष्ण। क्या कहलाएगा? शीतोष्ण। और इससे ऊपर जब हम जाएंगे तो क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध। क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 137 के बाद 138 में देखेंगे। 138 में कहता कि सबसे अधिक गर्मी कहां पड़ेगा? उष्ण कटिबंध क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो सबसे अधिक गर्मी की बात करेंगे, सालों भर गर्मी यहां पड़ता है। देखिए ये उष्ण कटिबंध की बात हम करेंगे तो अभी मैंने उष्ण क्षेत्र कितना से कितना डिग्री के बीच बताया था। उष्ण कटिबंध क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो ये 0 से कितना? 23.5। 0 डिग्री विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री कौन सी? मकर रेखा। और ये भी 23.5 डिग्री कौन सी? कर्क रेखा। इस एरिया में सालों भर टेम्परेचर याद रखेंगे कि रहता है एक ही जैसा रहता है, गर्मी के जैसा रहता है, गर्मी ही रहेगा सालों भर। और गर्मी के साथ क्या होगा? वर्षा। लेकिन याद रखिएगा अगर पूछेगा कि अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर की अगर बात करेंगे, औसतन टेम्परेचर सबसे ज्यादा अगर जाएगा तो वो कहां जाएगा? कर्क और मकर। कर्क और मकर, क्योंकि यहां सालों भर इस एरिया में गर्मी पड़ता है और इस एरिया में 4 ही महीना गर्मी पड़ता है। इस एरिया में 4 ही महीना गर्मी पड़ता है। तो उच्च तापमान रिकॉर्ड करने की बात आएगी तो वो याद रखिए कर्क और मकर पर रिकॉर्ड होंगे, जबकि औसतन सालों भर तापमान की बात करेंगे तो वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होगा, क्योंकि यहां 12 महीना सामान्य तापमान रहेगा एक जैसा और सालों भर गर्मी पड़ेगा। जबकि उच्च तापमान रिकॉर्ड किए जाएंगे मकर और कर्क पे। मकर और किस पे? कर्क पर। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अभी मैंने बताया था कि पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखा कितनी खींची गई है? 360 डिग्री। कितनी डिग्री? 360 डिग्री। अब बताइए 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर बताइए आप लोग। ग्रीनविच। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब अगर सवाल पूछ दिया कि बताइए आपका 180 डिग्री, कितना डिग्री? 180 डिग्री को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितना डिग्री? कितना डिग्री? 100। जबकि याद रखेंगे अगर विश्व समय की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा क्या भाई? ग्रीनविच। क्या हो जाएगा? ग्रीनविच याद रखेंगे। और ग्रीनविच की बात करेंगे तो टोटल कितना डिग्री? 180। याद रखिएगा। अब सवाल है 140 में, ये तो अब आप खुद ही बताएंगे। कहता अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। एक क्या है? काल्पनिक रेखा। कौन सी रेखा? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और अभी मैंने कहा था कि दोनों तरफ की बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। जहां से याद रखेंगे तिथि का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण?
तो विश्व में तिथि का संडे मंडे का निर्धारण जो होगा उसके लिए कितना डिग्री चाहिए? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के लिए कितना डिग्री? 100। जबकि विश्व में समय का निर्धारण कितने डिग्री से होगा? 0 डिग्री। कितने डिग्री? और 0 डिग्री को क्या बोलेंगे? ग्रीनविच। 0 डिग्री को, तो 0 डिग्री ग्रीनविच इंग्लैंड के किस शहर से? लंदन। इंग्लैंड के कहां से? लंदन से। बहुत अच्छा। मानचित्र में चित्र किस रूप में दिखाई जाती है? संकेतन के रूप में। किसके रूप में? तो कहता है मानचित्र में चीज किस रूप में? कोई भी चीज देखेगा, क्लास 6 एससीईआरटी देखेगा, उसमें संकेत का मतलब होता है कि याद रखेंगे, यहां पर कहता है कि किसी भी चीज को कहता है कि किस रूप में दिखाई जाती है, तो वो संकेतन के रूप में। कहां पर? मानचित्र में। ताकि ध्यान रखेंगे कि उसको आप देखकर समझकर बच्चे उसको क्या है, उसको याद कर सकते हैं। इसलिए का संकेतन के रूप में। किसके रूप में? संकेतन का मतलब होता है संकेत या निर्देश या दिशा निर्देश भी उसको आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। भौतिक मानचित्र, गौर कीजिएगा, भौतिक मानचित्र में कौन कौन सी भौगोलिक विशेषता दर्शाई जाती है? तो भौतिक मानचित्र में याद रखेंगे पर्वत, मैदान, नदी, झील, ये सभी प्यारे याद रखिएगा। ये भौतिक मानचित्र या फिजिकल, आप कह सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर या फिजिकल मैप के अंदर या फिजिकल मानचित्र के अंदर जो आपको देखेंगे कि इस रूप स्वरूप में आपको दिखाया जा रहा है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि पर्वत, मैदान, नदी और झील आपको किस मानचित्र में दिखाया जाएगा? भौतिक मानचित्र में। कौन मानचित्र में? जिसमें याद रखेंगे अगर पूछेगा कि ब्लू कलर का लाइन जो होता है वो नदी को दर्शाता है, जबकि याद रखिए डार्क चॉकलेटी वो पर्वत और पठार को दर्शाता है। हरे रंग का समतल एरिया मानचित्र में वो मैदान को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? किसको? तो ये याद रखिएगा। तो स्पष्ट रूप से जब हम आपको जैसे जैसे कक्षा बढ़ेगा तो भौतिक मानचित्र में आपको पूरे के पूरे, जैसे दुनिया के अंदर, भारत के अंदर पर्वत, पठार, नदी, मैदान, झील, झरने, जलप्रपात आपको पढ़ाए जाएंगे कि भारत में ये एरिया में हिमालय है, प्रायद्वीप के पर्वत है, अरावली है, सतपुड़ा है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, सारी नदी के बारे में, झील के बारे में, ये सारे फिजिकल ज्योग्राफी में आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। जो याद रखेंगे पूरा चैप्टर क्लास 9 एससीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो क्लास 9 एससीईआरटी में पूरा इंडियन ज्योग्राफी का होगा। जबकि 7th में अगर आप जाएंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे कि उसमें पूरा का पूरा संसाधन होगा। मृदा संसाधन आपको पढ़ना पड़ेगा, खनिज संसाधन पढ़ना पड़ेगा, जल संसाधन पढ़ना पड़ेगा, वन्य जीव संसाधन के बारे में पूरा का पूरा आपको करवाया जाएगा। तो जब अभी आपको इस तरह से इंटरेस्ट है तो जैसे जैसे कक्षा तो बढ़ेंगे तो और आपको और उसमें कंटेंट मिलेगा। क्योंकि आप भी बताइए क्लास 6 का है तो क्लास 6 में क्या कंटेंट देगा? क्लास 6 के बच्चे को तो सिर्फ सिखाया जाता है कि देखो ये अक्षांश है, ये देशांतर है, ये काल्पनिक रेखा है, यहीं से समय का निर्धारण होता है। तो ये इसी पैटर्न पर आपको पूरा करवाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और नेक्स्ट सवाल कहता है 143 में, देखिए आप ही बताइए। कहता कि राजनीतिक मानचित्र में क्या दर्शाया जाता है? जिसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं। पॉलिटिकल मैप में विभिन्न राज्य की क्या है? सीमा। जैसे ये लद्दाख है, ये याद रखेंगे पाकिस्तान है, यहां पर अफगानिस्तान है, ये चीन है प्यारे, ये नेपाल है, यहीं पर देखिए राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। ये सारे के सारे राज्य का राजधानी, शहर, ये सभी के सभी किस मैप के जरिए होंगे? पॉलिटिकल मैप। किस मैप के जरिए? तो किसी भी राज्य का सीमा हो, अंतरराष्ट्रीय सीमा हो, राज्य के बारे में हो, शहर, राजधानी, ये सभी किस मैप में आपको दर्शाए जाएंगे? राजनीतिक मैप में। किसमें? अब प्रश्न पूछेगा कि बताइए राज्य की सीमा, देश की सीमा, अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, राज्य, राजधानी, शहर, ये सभी बताइए फिजिकल मानचित्र के भाग हैं कि पॉलिटिकल मानचित्र के? राजनीतिक या पॉलिटिकल? राजनीतिक या तो बताइए जैसे रेडक्लिफ रेखा, कौन सी रेखा? जैसे मैकमोहन, कौन सी? जैसे डुरंड, कौन सी? ये सभी याद रखेंगे पॉलिटिकल मानचित्र पर दर्शाए जाएंगे। किस मानचित्र पर? पॉलिटिकल। जबकि पर्वत, पहाड़, नदी, झील, झरना, ये किस मानचित्र पर? फिजिकल। किस पर?
फिजिकल, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर प्यारे, क्या कहता है 143 के बाद 144, लीजिए ये सवाल भी देख लीजिए। कहता है कि जलकृत को किस रंग से दर्शाया गया है? नीला। किससे? नीला। अब ध्यान दीजिएगा कि अभी मैंने कहा था कि नदी, क्या नदी, झील, और झील के बाद क्या भाई? झरना। ये सभी याद रखें कि ये मानचित्र में अगर बात करेंगे तो मानचित्र में इसको जो दर्शाया जाएगा वो कलर कैसा होगा? नीला। क्या होगा? तो प्रश्न अगर पूछ दे कि मानचित्र में, भौतिक मानचित्र या फिजिकल ज्योग्राफी की अगर बात करेंगे, उसमें नदी, झील, झरना, नदी, झील, झरना, मानचित्र में उसका कलर कैसा होगा? नीला। कैसा होगा? कैसा होगा? नीला। तो जिसमें याद रखेंगे नदी, झील और झरना, नदी, झील और झरना, और ये सभी पढ़ाए जाएंगे आपको भौतिक मानचित्र अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल 145 देखिए क्या कहता है, ये लीजिए, ये भी समझिए। कहता पर्वत को मानचित्र में किस रंग में दर्शाया जाएगा? भूरा। तो पर्वत के अलावे प्यारे याद रखना पठार। कौन सा? तो पर्वत और पठार को किस रंग से? भूरे रंग से। और मैदान अगर पूछते तो राष्ट्रीय चेक करना जाकर, यानी कि ऐसे ही चल रहा है। तो ये मैदान किस रंग का? हरा रंग का। कैसा रंग का? हरा। कौन? मैदान। जबकि नदी, झील और झरना किस रंग का? नीला। और ये सभी याद रखिए मानचित्र पर दर्शाए जाते हैं। किस पर दर्शाए जाते हैं? मानचित्र पर दर्शाए जाते हैं। चलो प्यारे, नेक्स्ट सवाल, पठार को किस रंग से दर्शाया जाता है? पीले रंग से। किस रे? तो ब्राउन, या याद रखिए पीला अगर आपको दे तो ब्राउन या भूरे या पीले रंग से दर्शाया जाता है। किसको? पठार। किसको? पठार। किस रंग से? पीले रंग से। तो स्पष्ट रूप से भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है? डेक्कन का पठार। कौन सा पठार? डेक्कन का पठार कहां था? महाराष्ट्र। कहां पे? अब बताओ। मालवा। कौन सा? मालवा पठार कहां था? मध्य प्रदेश। कहां? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे खनिज संपन्न पठार कौन सा? छोटा नागपुर। कौन सा? छोटा नागपुर कहां है? चलो भाई, मेवाड़। कौन सा? मेवाड़ पठार कहां था? राजस्थान। कहां पे? कौन पठार? मेवाड़। कौन सा? तो मेवाड़ की बात करेंगे तो मेवाड़ कहां था? राजस्थान। कहां पे? चल प्यारे, मैदान क्षेत्र को मानचित्र में कैसा दर्शाया जाएगा? कैसा? भारत का सबसे बड़ा मैदान किसको कहते हैं? गंगा का मैदान। कौन सा मैदान? कौन सा मैदान? और गंगा के मैदान में कौन मिट्टी पे आई? जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मिट्टी को क्या कहते हैं? और जलोढ़ मिट्टी के दो भाग, खादर और बांगर। खादर और नई जलोढ़ को क्या कहेंगे? नई जलोढ़ को। और पुरानी जलोढ़ को? पुरानी जलोढ़ को प्यार याद रखिएगा कि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस पोषक तत्व की कमी किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? और जलोढ़ मिट्टी को मैंने कहा था कांप या कछारी। कांप या, तो बताओ कांप या कछारी? एससीईआरटी जाकर चेक करना, कांप और कछारी मिट्टी किसको? जलोढ़। क्लियर ना? सीधा एकदम याद कीजिए, ऐसा कि कभी आप भूलवे मत कीजिए। ताकि देखिए जहां भूले नंबर कटा। क्लियर? जिस मानचित्र में पर्वत, मैदान, सागर, स्थान इत्यादि को दिखाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र। क्या कहते हैं? तो प्यारे, पर्वत, मैदान, सागर, महासागर, स्थान को दिखाया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? भौतिक मानचित्र। और जिसमें शहर, राज्य, देश, राजधानी, ये क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? याद रखिएगा। बस दो सवाल की ओर और चलेंगे। किस प्रकार के मानचित्र में स्थान, जनसंख्या, जलवायु आदि को दर्शाया जाता है? तो इसको कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। क्या कहते हैं? देखिए, जिसमें कहता है कि स्थान, जनसंख्या और जलवायु आदि को दिखाया जाएगा उसको कहलाया जाता है, याद रखेंगे, थीमेटिक मानचित्र के नाम से। किसके नाम से? थीमेटिक मानचित्र। और लास्ट सवाल देखेंगे आज का सेशन का। कहता है कि बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? नेपाल। कौन?
लेकिन ये नहीं पूछेगा, पूछेगा कि नेपाल से कौन कौन जिला टच करता है। तो बेतिया मतलब पूर्वी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। टोटल कितना हो गया? कितना? तो 7 जिला प्यारे, याद रखना नेपाल से। किससे? तो नेपाल की सीमा से बिहार के कितने जिले? 7। कितने? पुनः देखिए, पश्चिमी चंपारण कौन? पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कितने कितने कितने? कंफर्म ना? तो ऑनलाइन कमांडोज कमेंट करेगा कि बिहार के कितने जिले से नेपाल की सीमा लगती है? तो 7 जिला। कितना जिला? तो एक बार सारे कमांडोज कमेंट कर देगा 7 जिला। क्लियर? चलिए आज का सेशन यहीं तक।